सो अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ट्यूबलो-ग्लोमुलर फीडबैक मैकेनिज़्म। सो ये मैकेनिज़्म मैंने आपको पहले भी देखो मैक्यूलर डेंसा में मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट रोल है उसका किसमें, ट्यूबलो-ग्लोमुलर फीडबैक मैकेनिज़्म में। सो मैक्यूलर डेंसा जो है हमारा, ये मैक्यूलर डेंसा मैंने आपको कहाँ पे डिस्कस किया था, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में। आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटा गो एंड वॉच नाउ, एंड आपको तभी कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। सो मैक्यूलर डेंसा हो गया, और क्या हो गया, रीनल टिब्यूल हो गया, जो कि हमारा जीएफआर, जिसके थ्रू हमारा जीएफआर क्या होता है, रेगुलेट होता है। अब क्या बात है, मैक्यूलर डेंसा एक सेंसर की तरह एक्ट करेगा, सेंसर की तरह एक्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा कि NaCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, कितनी है किसमें, रीनल टिब्यूल में NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करेगा। ठीक है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है रेगुलेट करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, किसके थ्रू रेगुलेट करेगा, एक तो मैक्यूलर डेंसा के थ्रू रेगुलेट करेगा, दूसरा रीनल टिब्यूल के थ्रू। ये क्या करेगा, ये सेंसर्स की तरह एक्ट करेंगे मैक्यूलर डेंसा, और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही सेंसर की तरह एक्ट करा इसने, तो ये डिटेक्ट करेगा कि मतलब क्या डिटेक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन टिब्यूल के फ्लू रीनल टिब्यूल में कितनी है, उस अकॉर्डिंग ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और रीनल ब्लड फ्लो को क्या करना है, इसने ऑल्टर करना है। अब देखो, जब हमारी कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की बढ़ेगी फिल्ट्रेट में तो क्या होगा, हमारा जीएफआर बढ़ेगा, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। दिस टाइम मैक्यूलर डेंसा सेंसर की तरह एक्ट करेगा और ये डिटेक्ट करेगा, इसने डिटेक्ट किया कि सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है रीनल टिब्यूल में, इसी की वजह से इसने क्या कर दिया, सिक्रीट कर दिया किसको, एडिनोसिन को एटीपी से, और एडिनोसिन को जैसे ही इसने सिक्रीट करा एटीपी से, इसने क्या करा, एफरेंट आर्टेरियल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। मैं आपको बारी बारी क्यों बोल रही हूँ, आप मेरा जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस देखो या नेफ्रॉन देखो, क्योंकि उसके अंदर ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एफरेंट आर्टेरियल वाले। मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू नेफ्रॉन की वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है एफरेंट आर्टेरियल के बारे में। सो वो जाओ, वीडियो छोटी सी है 10 मिनट्स की, फटाफट में समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ये हमारा एफरेंट आर्टेरियल था, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस था, और ये इफरेंट आर्टेरियल था, ये बोमेंस कैप्सूल था। अब देखो एफरेंट आर्टेरियल, अगर क्या हुआ, मैक्यूलर डेंसा ने एडिनोसिन को सिक्रीट करा फ्रॉम एटीपी और किसको रोक दिया, एक बार एफरेंट आर्टेरियल को रोक दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया एफरेंट आर्टेरियल को, तो हमारा ब्लड बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है तो ट्यूबलो-ग्लोमुलर फीडबैक मैकेनिज्म के पास एक सिग्नल जाता है कि भाई अब तो तू GFR को भी क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। सो यही बेसिकली था जब हमारा सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट में इंक्रीज करता है। अब इसी का अपोजिट बताती हूँ मैं आपको, जब हमारा कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का फिल्ट्रेट में डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारा GFR विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द डिक्रीमेंट इन द सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन इन द रीनल टिब्यूल, विच विल लीड्स टू थ्रू विच मैक्यूलर डेंसा सिक्रीट्स द प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन एंड रेनिन। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा डायलेशन हो जाएगा इस बार एफरेंट आर्टेरियल, मतलब एफरेंट आर्टेरियल से बेटा ब्लड तो आ रहा है, लेकिन इस बार हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा इफरेंट आर्टेरियल में, मतलब एफरेंट से ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन इफरेंट आर्टेरियल इस बार कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, मतलब ब्लड बाहर नहीं जा पा रहा है। डायलेशन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल। ठीक है, और रेनिन सिक्रीट हो रहा है, ब्रैडिकाइनिन सिक्रीट हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो रहा है, और रेनिन की वजह से हमारा एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन हो रहा है, एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर बढ़ रहा है, GFR बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब कुछ हमारा कब होगा, जब हमारे पास NaCl डिक्रीज़ करेगा। अब हम लोग बात करते हैं फिल्ट्रेट में डिक्रीज़ करेगा। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर की। सो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड। सो now colloidal osmotic pressure, if I'm talking about the colloidal osmotic pressure, then it is inversely proportional to the GFR. So as soon as our colloidal osmotic pressure decreases, it will lead to an decrease in the GFR. In the dehydration, in the case of the dehydration, there will be a decrement in the GFR. Why so? Because of the colloidal osmotic pressure, our colloidal osmotic pressure is getting increased. Because of this our GFR is decreasing, but in the case of the hypoproteinemia,
व्हाट इज़ हाइपोप्रोटीनीमिया? जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन कम हो रहा है, एंड प्रोटीन कम हो रहा है तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी प्लाज्मा प्रोटीन, उसके अंदर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या उसका लिंक होता है। देखो प्रोटीन से, प्लाज्मा प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि हमारे पास क्या होगा, मतलब प्रोटीन से रिलेटेड है। सो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के प्लाज्मा प्रोटीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से लिंक्ड है। अगर हमारा हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है, प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है, तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज, विच विल लेड टू एन इंक्रीज इन द GFR as our colloidal osmotic pressure is inversely proportional to GFR. So as soon as the colloidal osmotic pressure increases, GFR decreases, colloidal osmotic pressure decreases, GFR increases, both are vice versa मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नाउ क्या बताया मैंने आपको, डिहाइड्रेशन का केस बताया, प्रोटीनीमिया का केस बताया। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोमेंस कैप्सूल में मैं आपको बता रही हूँ। सिमिलरली सेम केस, सिर्फ एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर ऐसा है जिसमें GFR के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी जो दोनों प्रेशर है हमारे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल है और अनदर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों ही GFR के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या होगा, हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा किस कंडीशन में, एक तो हमारा यूरेथ्रा का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और दूसरा किडनी के अंदर क्या आ जाएगा, इडिमा ऑफ किडनी हो जाएगा। इडिमा ऑफ किडनी के अंदर और किस केस के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा। इन दो केसेस के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल की अगर मैं बात करूँ, अब हम लोग बात करते हैं बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। मैंने आपको बताया ना कि एफरेंट आर्टेरियोल हमारा ब्लड को लेके आता है, ठीक है। ए से ही याद रखो कि आना, ई से याद रखो एग्जिट, ठीक है। तो ब्लड को बाहर डालने वाला कौन है, इफरेंट आर्टेरियोल, और लाने वाला कौन है, एफरेंट आर्टेरियोल, मतलब ब्लड आ, ठीक है। सो अगर हमारा एफरेंट आर्टेरियोल में कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, मतलब हमारा एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो रुक गया, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का फ्लो कम हो गया, और ब्लड का फ्लो कम हुआ, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमारा GFR भी कम हो गया। सिमिलरली अगर हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है बेटा, मतलब ब्लड जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया, क्योंकि स्टेग्नेशन हो रहा है किसका, ब्लड का कैपिलरीज के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर की। वैसे तो हमारा 60 से 180 mmHg के बीच में आर्टेरियल प्रेशर जब होगा तो हमारा रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमारा बिलो 60 चला गया, 60 से नीचे और 80 mmHg से 80 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर से ऊपर बढ़ गया हमारा प्रेशर, वेरिएशन आ गई प्रेशर के अंदर, तो हमारा रीनल ब्लड फ्लो और GFR के अंदर क्या होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई मतलब उस पर तब प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल कर जाएगा बियॉन्ड दिस रेंज। ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इस रेंज के बियॉन्ड क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। अब हमारे पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, तो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल किससे सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक नर्व्स से, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व्स से एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल सप्लाई होती है। अब माइल्ड और मॉडरेट स्टिमुलेशन, अगर हमारी स्टिमुलेशन माइल्ड होगी, मॉडरेट होगी, मतलब नॉर्मल होगी एक हिसाब से, तो हमारा GFR पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमारा स्टिमुलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो GFR पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा रिलीजिंग नोर एड्रेनलिन में, ठीक है। नोर एड्रेनलिन में क्या हो जाएगा, बाय रिलीजिंग नोर एड्रेनलिन, एंटी बोल दो, जिससे हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। इनिशियली हमारा GFR बढ़ेगा लेकिन बाद में डिक्रीज़ हो जाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि एफरेंट जो हो रही है, क्योंकि जो आउटफ्लो हो रहा है ब्लड का ग्लोमेरुलस से, और जो नया फ्रेश ब्लड एंटर नहीं कर रहा ग्लोमेरुलस को फॉर फिल्ट्रेशन। देखो एक तो हमारा ब्लड जो है बाहर भी नहीं जा रहा, और दूसरा हमारा नया ब्लड है वो अंदर भी नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा GFR कम हो रहा है, क्योंकि नोरएड्रेनालिन कब सीक्रेट हुआ, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन आई। लेकिन माइल्ड और मॉडरेट में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता स्टिमुलेशन पे। एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल सप्लाइड किससे होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स से। अब सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन की बात करूँ, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मेम्ब्रेन अफेक्ट होगी एज इन रीनल डिसीजेज, अब देखो जब भी किडनी के डिसीज़ आएंगे हमारे मेम्ब्रेन में कोई इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही हमारे देखो रीनल डिसीज़ का एक केस है, अगर रीनल डिसीज़ हुआ तो क्या हुआ, किडनी का डिसीज़ हुआ तो क्या हुआ बेटा, हमारे पास
सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर जाएगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेगा तो हमारा पता है हमें सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के। इफ द सरफेस एरिया विल डिक्रीज इट विल लीड टू अ डिक्रीज इन द GFR as it is directly proportional to GFR. सो परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन की बात करें, GFR परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एबनॉर्मल कंडीशन में जैसे हाइपोक्सिया में पता है ना हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स। इन कंडीशन में जहाँ पे हमारे टॉक्सिक एजेंट्स हैं, ब्लड सप्लाई नहीं ढंग से हो रही है, और हाइपोक्सिया के केस में ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल रही है, परमेबिलिटी कैपिलरी की क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन की इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारा इवन प्लाज्मा प्रोटीन भी बेटा फिल्टर हो जाएंगे। एक्सक्रीटेड इन यूरिन में वैसे मैंने आपको बताया प्लाज्मा प्रोटीन बेटा लार्ज मोलिकुलर साइज़ की वजह से फिल्ट्रेट नहीं होते, लेकिन जब हमारा इस केसेस में जैसे कि जब हमारा हाइपोक्सिया हो गया, टॉक्सिक एजेंट्स आ गए और ब्लड का सप्लाई जो हो गया वो एबनॉर्मल तरीके से होने लैक हो गया, ब्लड के सप्लाई में कमी आ गई, उसमें हमारा परमेबिलिटी बढ़ जाएगा, परमेबिलिटी बढ़ेगा, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन दिस टाइम पहली बार ऐसा होगा कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन भी फिल्टर कर गया और यूरिन से एक्सक्रीट कर गया, जिसकी वजह से हमारे पास परमेबिलिटी बढ़ गई और GFR बढ़ गया। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। ये मैंने आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस में पढ़ाया था, जल्दी से जाओ जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस देखो बेटा, बारी बारी बोल रही हूँ। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस आपकी यूनिवर्सिटी में पक्का आने वाला है, गारंटीडली लिख लो, नहीं आएगा तो मेरे चैनल पे कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, ये हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर सिचुएटेड है। अगर इनका कंस्ट्रक्शन हो गया ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स का, तो हमारा सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर जाएगा कैपिलरी का, और GFR भी डिक्रीज़ कर जाएगा। सरफेस एरिया और GFR कब डिक्रीज़ करेगा, जब हमारा कंस्ट्रक्शन आ जाएगा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स के अंदर। अब हार्मोनल और अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। नो फैक्टर्स इंक्रीजिंग GFR बाय वासोडाइलेशन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है, और ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, कैंप हो गया, साइक्लिक AMP, डोपामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 हो गया, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, वासोडाइलेशन से हमारे पास GFR दिस टाइम इंक्रीजेज बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, और कौन कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, साइक्लिक AMP हो गया, BNP हो गया, ANP हो गया, मतलब ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास GFR इंक्रीज़ कर गया वासोडाइलेशन से। नो हमारा फैक्टर्स जो कि डिक्रीज़ कर रहा है GFR को बाय वासो कंस्ट्रिक्शन से, वो क्या है, एंजियोटेंसिन 2 हो गया, ठीक है, एंडोथिन हो गया, नोरएड्रेनालिन हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया, और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, एंजियोटेंसिन 2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, नोरएड्रेनालिन, एंडोथिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं हार्मोनल अदर फैक्टर्स में, याद रखना इसको आप अच्छे से, ठीक है। वैसोडाइलेशन में क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन में हमारे पास कौन कौन से, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बढ़ेगा, और हमारे पास बढ़ेगा एंटी नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, साइक्लिक AMP, डोपामिन। लेकिन हमारा जब GFR डिक्रीज़ करेगा वैसो कंस्ट्रिक्शन से, तो एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, एंजियोटेंसिन 2 बढ़ेगा, एंडोथिन बनेगा, नोरएड्रेनालिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, जिससे हमारा वाटर का प्रोसेस बाय विच वाटर और अदर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड होंगे रीनल ट्यूब्यूल से बैक टू ब्लड, रीनल ट्यूब्यूल से बैक ब्लड के अंदर हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा अदर सब्सटेंसेस का, जो कि फिल्ट्रेट होगा ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन में। इलेक्ट्रोलाइट और अदर सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से, और सब सब्सटेंसेस मूव इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ रीनल मेडुला, फाइनली सब्सटेंस मूव इनटू ब्लड। पहले सब्सटेंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव करेंगे रीनल मेडुला के, फिर ब्लड में मूव करेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, ठीक है। सो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एक बार दोबारा बताती हूँ, देखो, प्रोसेस बाय विच वाटर और क्या होगा, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे रीनल ट्यूब्यूल से बैक ब्लड के अंदर। क्या होगा, सबसे पहली बात तो फिल्ट्रेट आएगा ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन में, जिससे इलेक्ट्रोलाइट और अदर सब्सटेंसेज रीअब्सॉर्ब्ड हो जाएंगे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से। फिल्ट्रेट आएगा किसके अंदर, ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन में, ठीक है, फिल्टर होके आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट और बाकी के सब्सटेंसेज ट्यूबुलर
एपिथेलियल सेल से इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जाएंगे बेटा, बाकी सब्सटेंस को भी कहीं जाना होगा ना इलेक्ट्रोलाइट को, तो ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स उसको रीअब्सॉर्ब कर देंगे और ये सब्सटेंसेस मूव कर जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑफ ओरल म्यूकोसा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये वापस से ब्लड के अंदर बैक इनटू द ब्लड चले जाएंगे, ठीक है, इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. नाउ सिंस द substances are taken back into the blood from the glomerular filtrate, ठीक है, एंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. कि पहले सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट का क्या हुआ ट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, उसके बाद क्या हुआ फिल्टर जो इलेक्ट्रोलाइट थे और जो बाकी सब्सटेंसेस थे वो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव कर गए, और ठीक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वापस ब्लड में गए, और ब्लड के बाद क्या हुआ इसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन व रीअब्जॉर्ब हो गए. नाउ हम लोग बात करते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को हम लोग सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ट्यूबुलर सेल रीअब्जॉर्ब करता है ओनली दो सब्सटेंसेस जो कि नेसेसरी किसके लिए होते हैं, बॉडी के लिए. मतलब सिलेक्ट क्यों करना है, हमें उन चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को हम लोग सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, बिकॉज इट सिलेक्ट्स ओनली दो सब्सटेंसेस विच इज़ द मोस्ट नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है. सो सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वाइटामिन हो गया, ये कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब होंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए. ग्लूकोज चाहिए हमारी बॉडी को, अमीनो एसिड चाहिए हमारी बॉडी को, वाइटामिन चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मैकेनिज्म ऑफ रीअब्सॉर्प्शन. दो तरह का मैकेनिज्म होता है, एक होता है एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, नीड्स लिबरेशन ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम एटीपी. एटीपी से डिराइव होती है जो, वो लिबरेशन ऑफ एनर्जी चाहिए. नाउ सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब एक्टिवली, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा इनका मूवमेंट, और इनको चाहिए एनर्जी, ठीक है, जो एटीपी से मिलेगी. अब पैसिव रीअब्सॉर्प्शन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. एक्टिव वाले में क्या हो रहा था, अगेंस्ट हो रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में, और पैसिव वाले में क्या हो रहा है, अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो रहा है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. एक्टिव वाले में क्या हो रहा था, एनर्जी का लिबरेशन, नीड्स लिबरेशन ऑफ एनर्जी डेराइव फ्रॉम एटीपी, लेकिन पैसिव वाले को कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की अलोंग ही मूव करना है. नाउ सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब पैसिवली. अब पैसिवली कौन कौन से सब्सटेंसेस, क्लोराइड हो गया, यूरिया हो गया और वाटर हो गया, ये रीअब्सॉर्ब होंगे. लेकिन एक्टिवली हमारे पास क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा था, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, हमारा फॉस्फेट आयन हो गया, हमारा ग्लूकोज हो गया, हमारा अमाइनो एसिड हो गया, ये एक्टिवली कर रहे थे. लेकिन पैसिवली हमारे पास कौन कौन सब्सटेंसेस आगे, क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया और यूरिया हो गया. नाउ हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, सॉरी वो हम लोग बात करते हैं किसकी, रूट्स ऑफ रीअब्सॉर्प्शन की. सो दो रूट्स होते हैं बेटा बेसिकली, एक ट्रांससेलुलर रूट होता है और एक पैरासेलुलर रूट होता है. ट्रांससेलुलर सब्सटेंस मूव करेगा थ्रू सेल, और पैरासेलुलर मतलब सब्सटेंस मूव करेगा इंट्रासेलुलर स्पेस के थ्रू. अब देखो थ्रू सेल जिसमें सब्सटेंस मूव कर रहा है वो ट्यूबुलर ल्यूमन में ट्यूबुलर सेल्स होंगे, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, कैपिलरी होगी. मान लो लेटर सपोज हमारा ट्यूबुलर ल्यूमन हो गया, ट्यूबुलर ल्यूमन में ट्यूबुलर सेल्स हो गए, इसके पास क्या होगा, इंटरस्टिशियल कुछ फ्लूइड भी होगा और कैपिलरी होगी. तो यही उसका पाथ है. सब्सटेंस मूव करेगा किसके थ्रू सेल, और पैरासेलुलर में सब्सटेंस मूव करेगा इंटरसेलुलर स्पेस में. पाथ क्या होगा, ट्यूबुलर ल्यूमन, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू टाइट जंक्शन बिटवीन द सेल्स, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर कैपिलरी. ये देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सबसे पहले बात हो कैपिलरी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैपिलरी में, फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्यूबुलर ल्यूमन से थ्रू टाइट जंक्शन. ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास हो गया पैरासेलुलर, जो कि हमारा क्या कर रहा है, थ्रू आउट द सेल मूव कर रहा है. एंड थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसिस हमारा, सॉरी पैरासेलुलर तो हमारा थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस मूव करेगा, और थ्रू आउट द सेल जो है वो हमारा ट्रांससेलुलर करेगा, ठीक है. ये देखो ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, इधर से हमारा पैरासेलुलर मूव करेगा, ठीक है, और ये हमारा पास क्या आ गया, ट्रांससेलुलर थ्रू आउट द सेल मूव करेगा.
ठीक है, कैपिलरी तक थ्रू टाइट जंक्शन बिटवीन द सेल्स। अब रेगुलेशन के ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की 3 फैक्टर से रेगुलेशन होती है। एक है हमारे पास ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, एक हार्मोनल फैक्टर और एक नर्वस फैक्टर। सो ये 3 जो है हमारी रेगुलेशन करते हैं। एक तो हमारा ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस हो गया, दूसरा हमारे पास हार्मोनल फैक्टर हो गया और तीसरा नर्वस फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस होता है फिल्ट्रेशन में और रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, कि कितना फिल्ट्रेट हो रहा है, कितना रीअब्जॉर्ब हो रहा है, उसमें बैलेंस है सोल्यूट का और किस में, सोल्यूट में और पानी में, किडनी में। अब जीएफआर बेटा जैसे ही इंक्रीज़ करेगा तो ट्यूबुलर का जो लोड है सोल्यूट का और पानी का, वो भी क्या कर जाएगा, ट्यूब्यूल्स के अंदर इंक्रीज़ कर जाएगा। क्योंकि जीएफआर इंक्रीज़ कर रहा है तो ट्यूबुलर का लोड जो है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रीएब्सॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है सॉल्यूट्स में एंड वाटर में। सो जिसकी वजह से क्या होगा, पहले तो जीएफआर इंक्रीज़ करेगा, जीएफआर इंक्रीज़ करेगा तो हमारा ट्यूबुलर लोड जो है सोल्यूट के अंदर और वाटर जो हो रहा है ट्यूब्यूल के अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रीअब्जॉर्प्शन सोल्यूट का बढ़ रहा है और वाटर बढ़ रहा है। क्योंकि सोल्यूट बढ़ेगा तो रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा सोल्यूट और वाटर का। हेल्प्स इन कांस्टेंट रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का और वाटर का कांस्टेंट रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल से। ठीक है, GFR increases, tubular load of the solute in water increases in the tubules and which will lead to the increase in the absorption of the solutes in water, helps in constant reabsorption of sodium and water from urine। ठीक है, वैसे एक बात बताऊँ, ये जो मैकेनिज़्म वगैरह आपसे नहीं पूछेंगे, इस वक्त मैं आपको सिर्फ वो चीज़ कराऊंगी जो जो आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में। एक बार ये मैकेनिज़्म जो है मेरे अकॉर्डिंग बेटा एक बार छोड़ दो मैकेनिज़्म, क्योंकि टाइम बहुत लेस रह चुका है और मैं आपको ये नहीं चाहती कि सब कुछ करूँ। अगर मेरे पास टाइम बचेगा एंड में तो मैं आपको ये वाले टॉपिक्स भी कवर कराऊंगी जो जो मैंने अभी छोड़े हैं। लेकिन मेरा सबसे पहले ये बात है कि मुझे वो टॉपिक्स ख़त्म कराने हैं जितना आपको इनफ होगा लिखने के लिए। सिर्फ आप वो चीज़ें करो, फालतू की चीज़ें अभी मत करो। ये चीज़ें वैसे फालतू नहीं है तो मैं छोड़ रही हूँ, बट अभी के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ ताकि जल्द से जल्द आपके कंसेप्ट्स करा दूँ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्मोनल फैक्टर्स। तो बेटा एल्डोस्टेरोन हमारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, फिर आता है एंजियोटेंसिन 2 जो हमारा पीसीटी के अंदर मेनली पीसीटी के अंदर मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एएनएफ और बीएनएफ एंड वो एंटी नाइट्रियोरेटिक फैक्टर और बीएनएफ मतलब ब्रेन नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। ये हमारा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा सोडियम की एब्जॉर्प्शन को। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज़ कर रहा है और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मेनली इंक्रीज़ कर रहा है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को। लेकिन जो हमारा एएनएफ और बीएनएफ है वो हमारा क्या कर रहा है, वो हमारा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर रहा है। नाउ एडीएच हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, ये हमारा रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन इनका बढ़ाता है और डिक्रीज़ किसका करता है, फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का पैराथायरॉयड इंक्रीज़ करेगा। नाउ हम बात करते हैं कैल्सीटोनिन की। ये भी बेसिकली थायराइड का ही हार्मोन है जो डिक्रीज़ करता है रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन डिक्रीज़ कौन कर रहा है, कैल्सीटोनिन। नाउ नर्वस फैक्टर की बात करते हैं तो एक्टिवेशन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जिसकी वजह से हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम ट्यूब्यूल्स क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये हमारा नर्वस फैक्टर हो गया। ठीक है, एक तो मैंने बताया ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, दूसरा मैंने आपको बताया हार्मोनल फैक्टर और तीसरा नर्वस फैक्टर मैंने आपको बताया। नर्वस फैक्टर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को ट्यूब्यूल्स से बढ़ाता है। नाउ इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करो ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो मुझे ताकि मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, बाय बाय।